everyone and welcome back to the channel. In today's video we will be covering the topic behavioral techniques from your class 12 chapter 5 therapeutic approaches. तो हमने पिछले दो वीडियोस में we have talked about the behavior therapy का इंट्रोडक्शन और उसके अगले वीडियो में हमने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करी थी जहाँ पर हमने एंटीसीडेंट ऑपरेशंस, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस, malfunctioning behaviors, antecedent factors और maintaining factors की बात करी थी. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियरल टेक्निक्स की. तो ये जो टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी अवेलेबल हैं फॉर चेंजिंग द बिहेवियर. और जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ दीज टेक्निक्स दैट इज़ टू रिड्यूस द अराउजल लेवल ऑफ द क्लाइंट, ऑल्टर बिहेवियर थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग or operant conditioning with different contingencies of reinforcements as well as to use vicarious learning procedures if necessary. तो 8 behavioral techniques की हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. पहली जो टेक्निक की बात की जा रही है दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को बच्चे क्या है पनिशमेंट से कंफ्यूज कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पनिशमेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम एक बिहेवियर परफॉर्म करते हैं टू गेट रिड और टू अवॉइड द पेनफुल स्टिमुली और टू एस्केप फ्रॉम देम. तो बिहेवियर कर रहे हैं क्यों, ताकि उस पेनफुल स्टिमुली को हम अवॉइड कर सकें, एस्केप कर सकें, उस टू गेट रिड ऑफ दैट. तो वो जब हम भी उस बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं ना, तो उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे रिमूवल होता है एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस का आफ्टर डिज़ायर्ड बिहेवियर. आपने उस बिहेवियर को परफॉर्म किया तो रिमूवल हो गया उस अनप्लेजेंट स्टिमुलस का जो आपको परेशान कर रही थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डांट ना खाओ, ठीक है, डांट ना खाओ, इसको समझो एज द पेनफुल स्टिमुली. तो आप डांट ना खाने के लिए ये डांट नहीं खा रहे हो, आप इस डांट को ना खाने के लिए एक बिहेवियर परफॉर्म करते हो दैट इज़ टू सबमिट द वर्क ऑन टाइम. तो आपने पहले एक बिहेवियर परफॉर्म किया, फिर आपने इस अनप्लेजेंट स्टिमुली को रिमूव कर दिया, ठीक है, इसका रिमूवल हो गया. अब आपने ये बिहेवियर क्यों परफॉर्म करा, टू गेट रिड ऑफ दिस पेनफुल स्टिमुली, टू एस्केप फ्रॉम देम, टू अवॉइड देम. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि यू आर वेयरिंग द हेलमेट, यू आर वेयरिंग द सीट बेल्ट. ये आपका क्या हो गया, ये बिहेवियर हो गया टू अवॉइड चालान, एक्सीडेंट, ठीक है. तो हम बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ऐसे जो बिहेवियर होते हैं विच लीड द ऑर्गेनिजम्स टू गेट रिड ऑफ पेनफुल स्टिमुली और अवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम देम, जहाँ पे रिमूवल होता है फिर अनप्लेजेंट स्टिमुली आफ्टर डिज़ायर्ड बिहेवियर. इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर योर रेफरेंस. रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुली आफ्टर डिज़ायर्ड बिहेवियर, मतलब उस डिज़ायर्ड बिहेवियर होने के बाद इसका रिमूवल होता है. एंड आप इसको रिमूव करना चाहते हो तब भी जो है आप वो बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे हो. तो दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वन लर्न्स टू पुट ऑन वुलन क्लोथ्स. मतलब जब हमें ठंड लगती है तो उस ठंड से बचने के लिए, उस पेनफुल स्टिमुली को अवॉइड करने के लिए हम क्या बिहेवियर परफॉर्म करते हैं कि हम वुलन क्लोथ्स पहन रहे हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक हीटर को यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम फायरवुड का यूज़ कर रहे हैं टू अवॉइड दैट अनप्लेजेंट कोल्ड वेदर. तो वन लर्न्स टू मूव अवे फ्रॉम द डेंजरस स्टिमुली बिकॉज दे प्रोवाइड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है. तो हम उस डेंजरस स्टिमुली से अवे मूव कर जाते हैं क्योंकि वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती है. ये पहला था. अब हम दूसरा बात करेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है टू इंक्रीज़ द डेफिसिट, गिवन टू इंक्रीज़ द डेफिसिट. मतलब किसी बिहेवियर में ना वो कमी है और उस बिहेवियर को मुझे और बढ़ाना है, इसलिए मैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दूंगी. फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो होमवर्क रेगुलरली नहीं करता, ठीक है, मतलब कभी कभी करता है, रोज़ नहीं करता. तो चाइल्ड की जो मदर है वो क्या करेगी, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगी. इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर एग्जांपल बाय प्रिपेयरिंग द चाइल्ड्स फेवरेट डिश. तो इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से वो बच्चा जो है, उसका जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो हमें इंक्रीज़ देखने को होता मिलेगा, ठीक है. तो जो भी डिज़ायर्ड बिहेवियर था, यहाँ पे डिज़ायर्ड बिहेवियर क्या है कि वो बच्चा होमवर्क करे एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो डिज़ायर्ड बिहेवियर के बाद हम उस बच्चे को एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, चॉकलेट दे दो या कोई भी उसकी फेवरेट डिश दे दो. इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो चांसेस है टू इंक्रीज़ द रेपिटेशन ऑफ व्हाट, डूइंग द होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है. तो रिवॉर्ड देने से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ रेपिटेशन, तो
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमने इस डेफिसिट को इंक्रीज करने के लिए दिया है, विच इज़ फॉलोड बाय दिस डिज़ायर्ड बिहेवियर इज़ फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड विच इंक्रीजेस चांसेस ऑफ रेपिटेशन। यहाँ पे जो गोल होता है दैट इज़ टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम दे रहे हैं टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर, इस होमवर्क करने वाले बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना। तो आप चॉकलेट दोगे जब भी वो बच्चा काम कंप्लीट करेगा। इसी के साथ हम एक और टेक्निक को समझते हैं, दैट इज़ टोकन इकनॉमी। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि उस बच्चे ने होमवर्क किया और आपने उसे चॉकलेट दे दी, बट टोकन इकनॉमी को समझो, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, बच्चे ने होमवर्क किया, अब आप उसको ना एक टोकन दोगे। फॉर एग्जांपल आपने उसको एक कार्डबोर्ड का एक कार्ड बना के दिया जिसमें आपने 1 लिखा हुआ है, और आप उस बच्चे से क्या बोलोगे, अभी मैंने तुम्हें ये 1 नंबर दिया है। ठीक है, ऐसे कार्ड्स जब तुम्हारे पास टोटल 10 हो जाते हैं तो तुम एक काम क्या करोगे, मुझे 10 कार्ड्स दो, एंड बदले में इस 10 कार्ड्स के बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट टॉय परचेज़ करवाऊँगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने टोकन्स को यूज़ किया फॉर द डिज़ायर्ड बिहेवियर। ठीक है, टोकन्स को कलेक्ट किया और फिर इस टोकन को एक्सचेंज कर दिया फॉर द रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टोकन एक्सचेंज करे जाते हैं फॉर द रिवॉर्ड। So the persons with behavior problems can be given a token as a reward every time a wanted behavior occurs. The tokens are collected and exchanged for a reward, such as outing for the patient या फिर treat for the child. तो यहाँ से यहाँ तक आपका टोकन इकनॉमी का पार्ट बन जाएगा। यूज़ ऑफ टोकन्स फॉर डिज़ायर्ड बिहेवियर। यूज़ ऑफ टोकन्स फॉर डिज़ायर्ड बिहेवियर, जिसको हम किससे एक्सचेंज कर रहे हैं, एक रिवॉर्ड से। तो रिवॉर्ड को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवर्सिव कंडीशनिंग। तो अवर्सिव कंडीशनिंग रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स मतलब जो रिस्पॉन्स मुझे नहीं चाहिए, और अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस मतलब कि बहुत बुरा, थोड़ा पेनफुल कॉन्सिक्वेंस, ख़राब जो चीज़ लगे। आप इन दोनों को क्या कर दोगे, इन दोनों को एसोसिएट कर दोगे और बार बार एसोसिएट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अल्कोहलिक को हमने माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया, एंड उस इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद हमने उससे अल्कोहल स्मेल करने को बोला। तो जब आप रिपीटेडली पेयर करोगे स्मेल ऑफ अल्कोहल से पेन ऑफ शॉक को, इनको आपने एसोसिएट कर लिया, तो द पर्सन विल गिव अप एल्कोहल। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो तब दिया जाता है जब अडेप्टिव बिहेवियर बहुत ही रेयरली अगर करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें उस डेफिसिट को इंक्रीज़ करना है। तो ये 4 चीज़ें आपको अब तक समझ में आ गई होगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, टोकन इकोनॉमी और अवर्सिव कंडीशनिंग। अभी 4 और बची हैं। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ना एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि अनवांटेड बिहेवियर यहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हो और वांटेड बिहेवियर को इंक्रीज़ कर सकते हो साइमल्टेनियसली थ्रू डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप दोगे वांटेड बिहेवियर के लिए, जो बिहेवियर आपको कराना है, जिसको आपको, जिस डेफिसिट को आपको इंक्रीज़ कराना है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप दोगे अनवांटेड बिहेवियर के लिए। तो जब आप इन दोनों को एक साथ दोगे, साइमल्टेनियसली दोगे, तो वो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, अब द अदर मेथड इज़ टू पॉजिटिवली रीइंफोर्स द अनवांटेड behavior and ignore the unwanted behavior. The latter method is less painful and equally effective. For example, let us consider the case of a girl who sulks and cries when she is not taken to the cinema when she asks. ठीक है, तो क्या करती है वो बच्ची रोती है, चिल्लाती है जब उसको बोला जाता है, जब वो बोलती है कि मुझे तो सिनेमा जाना है, पर जो उसके पेरेंट्स सिनेमा नहीं लेके जाते तो वो बहुत रोती है। तो पेरेंट को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप उसको सिनेमा तभी लेकर जाओ जब वो ना रोए, और अगर वो रोए तो आप उसे नहीं लेके जाओगे। ठीक है, पेरेंट को क्या बोला जाता है कि जो उसका अनवांटेड बिहेवियर है, जो वो रो रही है, आप उसको इग्नोर करो, और फिर आप उसे पोलाइटली बोलो कि यू विल बी गोइंग टू सिनेमा ओनली व्हेन यू स्टॉप क्राइंग। तो ये डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का पूरा एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6th, विच इज़ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में अलग से क्वेश्चन बनते हैं। जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्प। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, इससे हम फोबियाज़ को या इरेशनल फियर्स को ट्रीट कर पाते हैं।
मुझे किसी से डर लगता है, मुझे छिपकली से फोबिया है या मेरा कोई इरेशनल फियर है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट इज़ इंटरव्यूड ताकि उसके फेयर प्रोवोकिंग सिचुएशंस का हमें पता चल लग सके, और जो थेरेपिस्ट है वो एक हायरार्की प्रिपेयर करता है ऑफ एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुली विद द लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुली एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, एक हायरार्की बनाएगा जहाँ पे जो लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुली है वो बॉटम होगा और सबसे टॉप पे होगा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुली। तो ऐसे एक हायरार्की प्रिपेयर करेगा कौन, थेरेपिस्ट। अब थेरेपिस्ट क्या बोलेगा, सबसे पहले जो पहला तो इसकी टोटल 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि थेरेपिस्ट उस क्लाइंट को रिलैक्स करेगा, ठीक है, पहले रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद वो क्लाइंट से बोलेगा इस लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुली के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। अब जब क्लाइंट उसके बारे में सोचना बंद कर दे और फिर उसे थोड़ी सी टेंशन फील होगी, तो मतलब ऐसे ऐसे करके वो दूसरे पे तीसरे पे लेके जाएगा और फिर ये पूरा उसका डर हट जाएगा। तो सेशंस थ्रू अ नंबर ऑफ सेशंस क्लाइंट उसको इमेजिन करेगा सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस को, रिलैक्स भी रहेगा एट द सेम टाइम। तो वो सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज हो जाता है किससे, फेयर से, ठीक है। ग्रेजुअली जैसे आप उसको एक्सपोज करते हो फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट फेयरफुल सिचुएशन वाइल मेंटेनिंग रिलैक्सेशन, तो वो सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज हो जाता है। इसमें आपने एक चीज़ क्या रखनी है, विद रिलैक्सेशन वाइल मेंटेनिंग द रिलैक्सेशन। तो इसमें एक और जो हमारा टेक्निक आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन में बोलता है ये कि द प्रेजेंस ऑफ 2 म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेज एट द सेम टाइम इनहिबिट्स द वीकर फोर्स। तो दस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज फर्स्ट बिल्ट अप एंड माइल्डली एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सीन इज इमेजिन। पहले रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स होगा, फिर वो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सीन इमेजिन करवाया जाएगा और फिर उस एंग्जाइटी को हम ओवरकम करवाएंगे किससे, रिलैक्सेशन से। सो द क्लाइंट इज एबल टू टॉलरेट प्रोग्रेसिवली ग्रेटर लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ हिज रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन जिन्हें नहीं समझ में आया समझो, मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से ही क्लियर करा आप लोग की। क्या बोल रहा है, 2 म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेज एट द सेम टाइम। म्यूचुअली अपोजिंग फीलिंग्स को समझो, क्या है, सबसे सिंपल, हैप्पी, सैड। तो आप सोचो कि जब आप हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो आप दुखी तो नहीं हो सकते ना उस पर्टिकुलर टाइम पे। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो क्या अभी मैं एट द सेम टाइम दुखी हो सकती हूँ, नहीं। तो एट द सेम टाइम ये जो 2 म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस हैं, इनमें से जो वीकर फोर्स होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, वो इनहिबिट हो जाएगा। यही बात की जा रही है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन में। तो इसको हम क्लब कर रहे हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के साथ, क्योंकि देखो अगर आप रिलैक्सड हो, एक तो हो गया रिलैक्सेशन और अब क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया और दूसरा क्या हो गया, एंग्जाइटी। तो अगर आप रिलैक्सड हो तो क्या आप एट द सेम टाइम एंग्शियस हो सकते हो, नहीं। तो क्योंकि रिलैक्सेशन का यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, तो जो वीकर फोर्स है, वीकर फोर्स विल बी एंग्जाइटी, वो इनहिबिट हो जाएगा एंड दैट इज़ हाउ you will be systematically getting desensitized to the fear, ठीक है। यहाँ तक हमने 7 बिहेवियरल टेक्निक्स की बात कर लिया है। 8वीं जो टेक्निक है दैट इज़ मॉडलिंग। तो मॉडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे क्लाइंट लर्न्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ रोल मॉडल और अ थेरेपिस्ट। तो थेरेपिस्ट इनिशियली एक्ट्स एज द रोल मॉडल, बाद में जो उसका रोल मॉडल है उसको वो दिखाया जाता है कि आप इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और वो क्लाइंट उसकी तरह बिहेव करने को सीख जाता है। विकेरियस लर्निंग इसका दूसरा नाम है, जहाँ पे देयर इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। उसको यूज़ किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इन द बिहेवियर। क्लाइंट ग्रेजुअली लर्न्स टू एक्वायर द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। जो मॉडल का बिहेवियर है उसको वो सीखना स्टार्ट कर देता है। तो बस ये 8 बिहेवियरल टेक्निक्स थे जो हमने इस वीडियो में पढ़े। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी, जहाँ पे हमने बात करी दैट वी आर परफॉर्मिंग अ रिस्पॉन्स टू अवॉइड, टू एस्केप और टू गेट रिड ऑफ द पेनफुल स्टिमुली। फिर हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए बात करी, जहाँ पर कुछ पाने के लिए हम कोई बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे हैं टू इंक्रीज द डेफिसिट। जो अडैप्टिव बिहेवियर बहुत ही रेयरली अकर कर रहा है, तो इस डेफिसिट को इंक्रीज़ करने के लिए हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसके बाद हम क्या क्लाइंट को दे रहे हैं, एक रीइंफोर्समेंट, एक रिवॉर्ड दे रहा है विच इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ रेपिटेशन एंड स्ट्रेंथन्स द बिहेवियर। फिर हमने बात करी अवर्सिव कंडीशनिंग की, जहाँ पर हम अनवांटेड या फिर अनवांटेड बिहेवियर को, अनवांटेड अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ रिपीटेडली एसोसिएट करते हैं,
ठीक है, जिसका एम क्या होता है कि जैसे आपका डिस्कम्फर्ट एसोसिएट होता है विद द अनडिजायर्ड बिहेवियर, इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ दैट बिहेवियर. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द टोकन इकोनॉमी, जहाँ पे बड़े रिवॉर्ड्स को छोटे में डिवाइड करते हैं टू एनहांस द पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट एंड दैट इज एक्सचेंज्ड फॉर अ रिवॉर्ड. देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंशियल री-इन्फोर्समेंट, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द वांटेड बिहेवियर एंड रिड्यूस द unwanted behavior. Then we talked about systematic desensitization, which is given by Volpe, which is used for treating the fear or phobias. जहाँ पे थेरेपिस्ट एक हायरार्की बनाता है विद द लेस एग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन एट द बॉटम, और जहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट को एक डीपली रिलैक्स स्टेट में डाला जाता है. उसके साथ हमने प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन की बात करी थी, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस होते हैं, वहाँ पे वीकर फोर्स इनहिबिट होता है. And next, lastly, we talked about modeling, that is observing the behaviors of others. And with this, we have completed the entire topic of behavior therapy, and we conclude this part of the chapter. With that, that is it for this video. Thank you.